लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सॉन्ग सुनकर जोश हाई हुआ या नहीं, आप सभी ज़रूर बताएं कि आप सभी जब ये सुनते होंगे तो एक अंदर से आग जैसी लगती है या नहीं। अगर लगती है तो फिर समझिए कि आप जो है वो अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं प्रतीत होता है तो फिर लगता है कि जो है इसके लिए अंदर से एक आग लगानी पड़ेगी। तो ज़रूर आप सभी जो है अंदर से एक आग लगाएं, ताकि अगर वैसा फील होता है तो समझ सकते हैं कि आप जो है वो मेहनत कर सकते हैं और आप कोई भी बड़ा लक्ष्य है उसे हासिल कर सकते हैं। मैं इसलिए सबसे पहले इस सॉन्ग को लगाया हूँ ताकि आपके अंदर एक जोश और जुनून आए, उमंग आए, ताकि आने वाला जो समय है उसमें आप बेहतर कर सके। आने वाला जो भी क्वेश्चन, अभी लगातार 15 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा भी कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छा से उसे समझ लें। इसलिए आप सभी मोटिवेटेड रहें और सभी लोग जुड़े, सभी लोग पहले क्लास को शेयर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करें, लिंक शेयर करें, सभी लोगों के पास लिंक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। जितने भी लोग हैं सभी लोग कोशिश करें कि हर दिन एक नए लोगों को जोड़ें। तो इस तरह से जो है आगे काफ़ी आगे ये चैनल जाएंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आते रहेगा। तो आप सभी कोशिश यही करें कि डेली हम एक लोगों को जोड़ें इसमें। तो बिल्कुल कोई बड़ा चीज़ नहीं, आप चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं और अपने तैयारी भी बेहतर कर सकते हैं। तो सभी लोग ऐसा करें, शेयर करें और सभी लोग जुड़ें। आप सभी का समय है डेली करेंट अफेयर्स का सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे आपके लिए स्पेशल सीरीज, अभी ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है। इससे पहले हम लोग पॉलिटी सीरीज देख चुके हैं। तो आप सभी जो है जुड़ें, जितने लोग हैं सभी लोग जुड़ें और कोशिश करें, अगर नए हैं तो पीछे के भी क्लास को देखें, अगर जो लोग देखे हैं फिर भी कोशिश करें कि पीछे वाले क्लास को रिकॉल करें। तो आप सभी करते रहें और आइए, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग रेडी होंगे, सभी लोग रेडी होंगे। तो क्या क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए? तो सभी लोग रेडी हैं? बिल्कुल, चलिए तो आप सभी आंसर करें, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं? पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं? ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ताप कटिबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध है? 1 नंबर ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 और डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, इसका आंसर सभी लोगों को करना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं। तो इसका आंसर जो है वो 3 होगा, यानी कि बी नंबर, पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है आपका 3 ताप कटिबंध। 3 ताप कटिबंध ये है, ध्यान रखना है आपको। ये देखिए 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, यानी कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भी क्षेत्र है, ये सभी आ जाते हैं आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत। ध्यान रखना है, ये दोनों गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखेंगे, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव यहाँ है भी और आपका दक्षिणी ध्रुव।
तो उष्ण कटिबंध जो है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के जो क्षेत्र है वही आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा से आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र आएंगे यही आपका उष्ण कटिबंध। तो ये एक पहला कटिबंध हुआ। सेकेंड जो है वो उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। तो एक उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दूसरा है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। दोनों देखिए कि है आपका 23.5 से 66.5, यहाँ पे भी आपको 23.5 से 66.5। तो इस तरह से ये आर्कटिक वृत्त कहलाता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 66.5 डिग्री। तो ये आप और ये आपका अटलांटिक जो है वृत्त कहलाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 23.5 से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र आता है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, और ये भी दोनों क्षेत्र में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। फिर जो है तीसरा कटिबंध जो होता है वो शीत कटिबंध होते हैं, ध्यान रखना है। तीसरा आपका शीत कटिबंध होंगे जो कि 66.5 से 90 डिग्री यानी कि उत्तरी पोल, और यहाँ भी 66.5 से लेकर 90 डिग्री यानी कि साउथ पोल, दक्षिणी पोल। तो इस तरह से ये क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाए। तो 3 कटिबंध हुए, एक हुआ उष्ण कटिबंध, सेकेंड हुआ आपका शीतोष्ण कटिबंध और थर्ड हुआ शीत कटिबंध। तो ध्यान रखना है 3 प्रकार के कटिबंध है और तीनों कटिबंध का एरिया आप सभी का क्लियर हो गया। अब यहाँ टेम्परेचर देख सकते हैं, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर पर +26 डिग्री सेल्सियस सौर्य ताप है ये, और आपका जो है वो कर्क रेखा पर 24 और आपका मकर पर +22। आपका यहाँ पर देखिए कि उत्तरी ध्रुव पर जो है -23 और दक्षिणी ध्रुव पर जो है -33 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ठंडा जो है वो आपका दक्षिणी ध्रुव है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है ताप कटिबंध था। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग का क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं इस तरह से क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगता होगा। अगर जो है वो थोड़ा सा भी कोई परेशानी हो तो आप सभी जरूर बताएं, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आपके लिए करने की कोशिश करूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही है। अब आप सभी इसका आंसर निकालें। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में हमने बताया कि जो है 3 कटिबंध है, अब तीनों को आप जो है इसका आंसर ढूंढे। शीत उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, तो ये तो सही होना चाहिए। शीतोष्ण ताप कटिबंध यानी कि इसे इंग्लिश में टेम्परेट जोन बोलते हैं, जबकि उष्ण कटिबंध को ट्रॉपिक जोन बोलते हैं। इंग्लिश भी आप ध्यान रखेंगे। तो टेम्परेट जोन जो है वो 23.5 से 66.5 के बीच में आ जाते हैं, और शीत ताप कटिबंध यानी कि फ्रीजेड जोन जो है वो 66.5 से ध्रुव दोनों गोलार्ध में। तो यानी कि इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सभी इसका आंसर डी ही किए होंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में मैं जो है बता दिया कि आपका जो है 3 ताप कटिबंध है और तीनों का एरिया भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एल्विडो से संबंधित है। एल्विडो से संबंधित है क्या, आपको आंसर निकालना है। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका ध्यान रखना है कि 1 नंबर ऑप्शन संचार शक्ति है, बी है आपका अवशोषी शक्ति, सी है उत्सर्जन शक्ति और डी है वापसी की शक्ति। तो कौन सी एल्बिडो से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे ही जो है वो सूर्य की प्रकाश आती है तो ये परावर्तित होती है, तो परावर्तन के ही शक्ति को ही एल्बिडो कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि वापसी यानी कि जो रिटर्न होती है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, उसी पावर को एल्बिडो कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अब जो है ये देखना है कि कहाँ से जो है परावर्तन ज़्यादा होता है, तो उसका एल्बिडो शक्ति जो है वो काफ़ी अधिक हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि वापसी की शक्ति को ही एल्बिडो कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आपका ज्योग्राफी से संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। यानी कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी। तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। 1 नंबर ऑप्शन है कंटूर, सेकंड है आइसोम, थर्ड है हैसूर और डी इनमें से कोई नहीं। तो बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है वो कंटूर रेखा कहलाती है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, कंटूर। अगला क्वेश्चन है कि बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी।
इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैं 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सारे क्वेश्चन को एक जगह ला कर रख दिया ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? 1 नंबर ऑप्शन है आइसोहाइट्स, सेकेंड है आइसोबार, थर्ड है आइसोथर्म और डी है आइसोनेफ। तो बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें, सभी लोगों को आंसर करना है, कोई एक नहीं करेंगे, सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा आइसोहाइट्स। आइसोहाइट्स जो होती हैं वो बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा। तो अभी हम लोग समान वर्षा वाले क्षेत्र देखे थे, अभी समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? तो निकालिए इसका आंसर आप सभी। 1 नंबर ऑप्शन है आइसोहाइट्स, बी है आइसोबार, सी है आइसोथर्म और डी है आइसोनेफ। तो समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा जो है वो ध्यान रखेंगे वायु दाब है, समान वायु दाब यानी कि आइसोबार कहा जाता है। आइसोबार, इस रेखा जो है आइसोबार कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे आपका जो है वो समान वर्षा वाला स्थान जो है आइसोहाइट्स, समान वायु दाब वाला आइसोबार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? तो 2 तो हम लोग देख लिए, आइसोहाइट्स, आइसोबार भी देख लिए, तीसरा है आपका आइसोथर्म और डी है आइसोनेफ। तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आइसोथर्म इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है समान मेघछादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान मेघछादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? 1 नंबर ऑप्शन है आइसोहाइट्स, बी है आइसोबार, सी है आइसोथर्म और डी है आइसोनेफ। तो समान मेघछादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अब तो आप लोग निकाल लेंगे क्योंकि 3 ऑप्शन तो पहले ही से क्लियर हो गया है, चौथा आपको निकालने के लिए काफ़ी आसान है, तो आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर सभी लोग लिखें, सभी लोग कमेंट करें। तो इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा आइसोनेफ। तो समझिए कि आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसे देख लेंगे, 2-4 बार रिपीट करके देखेंगे ताकि जो है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ना छूटे। अगला है आपके लिए 2 लाइन, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो क्या आप सभी को क्या लगता है कि सोचने से जो है वो तमन्नाओं का शहर मिल जाएगा? जो है अगर हम बैठ जाएं और कहें कि जो है हमें हर वो चीज़ मिल जाए जो मुझे चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए चलना ज़रूरी है, तभी आपको अपना मंजिल मिलेगा। तो आप चलने के लिए तैयार रहें, आपको मंजिल सुनिश्चित मिलेगा, कोई नहीं जो है रोक सकते हैं। इसलिए सोचिए नहीं कि जो है हमें ये हासिल कर लेंगे, हम ये पा सकते हैं। सोचने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको जो है वो पाने के लिए आपको चलना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं, मंजिल पे जा सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आप सभी जो है इस लाइन से सीखे होंगे और आप अपने बेहतर भविष्य के लिए अपना जो है वो 110% समय का सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे ताकि आपका बेहतर आउटपुट मिल सके। तो बिल्कुल आप सभी को करना चाहिए, आप सभी का यही एक काम है कि आप जो है अपने बेहतर भविष्य के लिए आज का समय का सही तरह से यूटिलाइज करें ताकि जो है बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। तो सभी लोग मेहनत करते रहें, जितना हो सके आप मेहनत करें। आप बच्चे नहीं हैं कि आपको बार बार समझाया जा सके, आप खुद एक समझदार व्यक्ति हैं। आप जो है वो चाहेंगे तो आप जो है जो कुछ चाहेंगे उसे हासिल कर सकते हैं। तो आप सभी चाहें, ऐसा नहीं कि आप थक कर हार कर बैठ जाएं, आप थक कर कभी ना बैठें। आप मंजिल के मुसाफिर हैं, आप चलते रहें, आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वो ज़रूर कुछ सीखे होंगे। और जो है आप सभी को कैसा लगा ये लाइन, आप सभी को कैसा लगा ज़रूर साझा करें। कैसा लग रहा है आप सभी को ये लाइन, और कैसा आप सभी को क्लास लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़रूर आप सभी बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है? तो जो देखते हैं कि नक्शा जो होती है उस पे क्षेत्रफल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 1 नंबर ऑप्शन है
प्लैनीमीटर, बी है आइडोग्राफ, सी है पैंटोग्राफ और डी इनमें से कोई नहीं। तो नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाएगी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। जो नक्शा होती है उस पर क्षेत्रफल मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर प्लैनीमीटर। प्लैनीमीटर से जो है वो मापा जाता है, यानी कि उस यंत्र का नाम प्लैनीमीटर है, तो ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायु दाब के कुल कितनी अस्थायी पेटियां हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग ताप कटिबंध देखे थे, अब कह रहे हैं कि कितनी अस्थायी पेटियां हैं। 1 नंबर ऑप्शन है 6, बी है 7, सी है 8 और डी अनंत। तो पृथ्वी पर वायु दाब के कुल कितनी अस्थायी पेटियां हैं? इसका आंसर सभी लोग करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 7। पृथ्वी पर वायुमंडल की कुल अस्थायी 7 पेटियां हैं, और वो 7 पेटियां हैं, ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये 7 पेटियां जो है वो आपका ये है। 1 नंबर जो है वो देखिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के बीच जो हम देख रहे हैं, यही है आपका भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी। यहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर रहता है, जिसके वजह से लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। तो जब कभी भी आपको जो है जहाँ देखेंगे कि टेम्परेचर हाई है तो वहाँ प्रेशर लो होती है। तो भूमध्य रेखा पे आपका टेम्परेचर हाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होती है। सेकेंड जो है आपका उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब, और यहाँ पर जो है दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब। तो समझ सकते हैं यह क्षेत्र जो है 30 से 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री के बीच जो है दोनों गोलार्ध में आप देख सकते हैं 30 से 35। तो ये है आपका उपोष्ण उच्च, यानी कि यहाँ पर जो है हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में। वो फिर जो है आप देख सकते हैं 60 से 65 के बीच उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, और यहाँ उपध्रुवीय उच्च उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, और यहाँ पे भी दक्षिणी उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये आपका 60 से 65 के बीच में, दोनों गोलार्ध में 60 से 65 के बीच में देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका उत्तरी ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्ध में। यहाँ पे निम्न कर लीजिएगा, फिगर में जो है निम्न उच्च हो गया है। तो निम्न वायुदाब की पेटी ये दोनों गोलार्ध में। और लास्ट जो है वो आपका ये देख सकते हैं चौथा जो है यहाँ पे जो है ये आपको सही करेंगे, ये उच्च जो था उसे जो है निम्न कर लेंगे, और यहाँ पे सही है। अब लास्ट जो है वो आपका क्या है, ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, और यहाँ पे जो है दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो ये आपका विस्तार जो है ध्यान रखेंगे इसका विस्तार जो है वो 85 से लेकर 90 डिग्री तक है। 85 से 90 डिग्री तक, यानी कि दोनों पोल जो है वो 90 डिग्री पे स्थित है। तो ये दोनों पोल तक विस्तार है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अस्थायी पेटियाँ हुआ। एक तो भूमध्य रेखीय ये पेटी हो गया, एक ये हुआ, एक 2, एक 3 और एक 4 ये हो गए। उसके बाद ये 5वां हुआ, ये 6ठा हुआ और ये 7वां हुआ। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पर जो है 7 वायुदाब की अस्थायी पेटियां हैं, ध्यान रखेंगे। और किसका विस्तार कहाँ है ये भी आपका इस फिगर में क्लियर है, और कहाँ पे उच्च वायुदाब है और कहाँ पे निम्न वायुदाब है ये भी आपका क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे डोलड्रम कहा जाता है? बनाइए इस क्वेश्चन को, किसे डोलड्रम कहा जाता है? 1 नंबर ऑप्शन है विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी को डोलड्रम कहा जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, सी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और डी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो किसे डोलड्रम कहा जाता है? इसका आंसर करें सभी लोग। किसे जो है वो डोलड्रम कहा जाता है, इसका आंसर सभी लोग करें। किसे जो है वो डोलड्रम कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि डोलड्रम जो है वो आपको विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी को कहा जाता है। विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी को ही डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है, ध्यान रखना है। शांत पेटी भी इसी को कहा जाता है, डोलड्रम को ही। और इसी को जो है इसका ये जो है वो विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है, ध्यान रखेंगे। इसे ही शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा।
अगला क्वेश्चन है कि किसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, बी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और डी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो किसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, सभी लोग इसका आंसर करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करें, किसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। अब आप कह सकते हैं यहाँ पे फिगर देख कर जो है कि कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी जो दोनों गोलार्ध में दिख रहे हैं, यही आपका अश्व अक्षांश कहलाएगा, हॉर्स लैटिट्यूड कहलाएगा 30 से 35 के बीच में। और शांत पेटी जो है वो 0 से 5 वाला है, तो 0 से 5 वाला शांत पेटी यानी कि डोलड्रम है, और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी जो है ये आपका अश्व अक्षांश है, हॉर्स लैटिट्यूड है। ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में ऑप्शन में देता है तो 30 डिग्री ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन किसे जो है अश्व अक्षांश कहा जाता है, तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा को अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो है वो आपका बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि शांत पेटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब निकाल लीजिए इसका आंसर आप सभी। शांत पेटी 0 से 5, 30 से 35, सी है 60 से 65 और डी ध्रुवों पर। तो शांत पेटी क्या होगा इसका आंसर करें सभी लोग। शांत पेटी अभी हम लोग देखें तो शांत पेटी जो है वो 0 से 5 डिग्री गोलार्ध में जो है, यानी कि जो अभी हम देखें कि 0 से 5 यानी कि ये 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो भूमध्य रेखीय न्यून दाब का क्षेत्र है, इसे ही शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। यानी कि यह भूमध्य रेखीय न्यून दाब वाले पेटी को ही शांत पेटी या डोलड्रम पेटी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि अश्व अक्षांश का विस्तार कहां से कहां तक है। तो अश्व अक्षांश का विस्तार जो है अभी तो देखें कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में, तो कितने से कितने डिग्री के बीच में है, निकालिए इसका आंसर। एक नंबर ऑप्शन है 0 से 5, बी है 30 से 35, सी है 60 से 65 और डी ध्रुवों पर। तो अश्व अक्षांश का विस्तार कहां से कहां तक है, सभी लोग कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 30 से 35। 30 से 35 के बीच अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड का विस्तार है। ध्यान रखेंगे, हॉर्स लैटिट्यूड का विस्तार जो है वो 30 से 35, यहाँ देख सकते हैं कि 30 से 35 वाला जो क्षेत्र है यही आपका हॉर्स लैटिट्यूड, दोनों गोलार्ध में जो है हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। तो शांत पेटी, डोलड्रम पेटी, अश्व अक्षांश जो है हॉर्स लैटिट्यूड, ये सब क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब सबसे कम होता है। तो वायु दाब सबसे कम कब होता है, शीत ऋतु में, बी है वसंत ऋतु, सी है शरद ऋतु और डी ग्रीष्म ऋतु। सभी लोग इसका आंसर करें, तो सभी लोग इसका आंसर करें। वायु दाब सबसे कम कहाँ होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखिए आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिलता है वो कॉन्सेप्ट लेवल की क्वेश्चन रहता है, सब भी जो है कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप ढंग से अगर इसे फॉलो करते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बेहतर कर सकते हैं एग्जाम में। इसलिए आप सभी जो है ध्यान ढंग से इसे फॉलो करें। बार बार मैं कहता हूं कि पीछे की जितने भी वीडियो हैं सभी को रिकॉल करें, आपका तैयारी काफ़ी बेहतर होगा। आप सिर्फ जो है विश्वास बनाए रखें और अपना समय दें, इस चैनल पे जो है अपना समय दें, डेली 1-2 घंटा समय दें, ताकि पीछे की वीडियो रिकॉल करते रहें। डेली सुबह के 6 बजे लाइव चैट में जुड़े, शाम के 7 बजे लाइव चैट में जुड़े, सभी लोग जुड़े, ताकि जो है आप बेहतर कर सकें। तो वायु दाब सबसे कम कब होगा, तो ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो लो प्रेशर बेल्ट होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा। और हाई टेम्परेचर कब होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में होगा। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर जब हाई रहेगा तो प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे कि जब टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो रहेगा, और जब आपका जो है टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई रहेगा। ये क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है,
कि वायु दाब सबसे कम कब होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है। और टेम्परेचर जहाँ कहीं भी हाई मिले वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रेशर जो है वो लो रहेगा, और जब टेम्परेचर लो रहेगा तो प्रेशर हाई रहेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्लियर रखना है। तो आज के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब है सवाल हमारा जवाब आपका में कि विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन था। तो सभी लोग इसका आंसर किए थे लगभग, तो बिल्कुल करते भी रहें। इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में है, जिसका 84 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। ध्यान रखेंगे। तो पीछे हम लोग सहारा से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं, टोटल मरुस्थल हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो आप सभी देखें और पीछे की भी वीडियो देखें, क्योंकि पूरा मरुस्थल को पे एक मैं वीडियो बना दिया हूं ताकि आपका पूरा मरुस्थल क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है आज के लिए आपके लिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कौन सा गैस है? तो इसका आंसर सभी लोग मिलकर करें कमेंट, सभी लोग करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग कमेंट करें। और आज यहीं तक कैसा लगा आप सभी को क्लास, कैसा लगा सब लोग शेयर करें, सभी लोग जो है बताएं कैसा लगा आप लोगों को क्लास, और किस तरह से आप सभी का तैयारी चल रहा है ये भी बताएं। किस तरह से आप सभी का तैयारी चल रहा है ज़रूर बताएं, और कैसा लग रहा है, क्या ऐसा जो है सीरीज चलते रहा तो आप बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद कर सकता हूं मैं कि आप सभी के लिए बेहतर है ये। अगर जो है वो थोड़ा सा भी कोई कमी है तो ज़रूर बताएं। तो कैसा लग रहा है आप सभी को ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है, और सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करें। मैं बार बार कहता हूं कि सभी लोग क्लास को शेयर करें, और कोशिश करना है कि डेली 1-2 लोगों को जो है इसमें जोड़ें, ताकि जितने ज़्यादा लोग लाइव चैट में जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा लोगों को जोड़ें, सभी लोग का कोशिश यही रहे। तो आज यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आज के लिए गुड नाइट। आप सभी तैयारी करते रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।